हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 3 है संपूर्ण क्रांति। इस चैप्टर का मतलब हम लोग एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इससे कुछ 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट सेशन में लाया जाएगा। तो इस सेशन में हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, मतलब ये चैप्टर में है क्या, इसमें लेखक क्या क्या किए क्या नहीं किए, और इससे जो क्वेश्चन उठते हैं वो सब हम लोग समझेंगे इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का प्लेलिस्ट दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और इसके जो लेखक है वह है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति चैप्टर लेखक का नाम हमेशा याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति, और ये चैप्टर का जो लेखक है वह है जयप्रकाश नारायण, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि चैप्टर का नाम दिए रहेंगे और उसमें लेखक पूछा जाता है कि निम्न में से संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है। तो वहाँ पे आपको इसका सही सही आंसर देना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। सब्जेक्टिव में तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, उनका इतिहास रच के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कत होता है वो ऑब्जेक्टिव में होता है। तो याद रखिए इस बात को। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय किनके बारे में देख रहे हैं, लेखक है कौन, जयप्रकाश नारायण। तो इनका जो जन्म होता है, वह जन्म जो हुआ है वो हुआ है 11 अक्टूबर 1902 को। और ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स है, जन्म, निधन, जन्म स्थान, माता पिता, शिक्षा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे देखें तो। अगर आपको नॉलेज इनके बारे में रखना है तो हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में जन्म, निधन, माता पिता ना पूछकर शिक्षा के बारे में पूछते, हो सकता है राजनीतिक जीवन के बारे में पूछ दे। तो बोर्ड के जो मेंबर होते हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं, ना कि बच्चों के बेसिस पे लेकर के जाते हैं। तो आप लोग को मतलब ये सब याद करना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक का परिचय, यानी जयप्रकाश नारायण का परिचय, जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, इन सब के बारे में पूरा कंप्लीटली जानेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। याद रखिएगा, एक मिनट, 1902 में इनका जन्म हुआ। निधन हुआ 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। 1900 में ही इनका निधन भी हो गया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। बहुत से लोग होते हैं जो जन्म निधन मतलब उल्टा पुल्टी माइंड से ये हो जाता है, याद नहीं हो पाता है। तो मतलब याद तो होता है उनके अंदर, लेकिन कन्फ्यूजन आता है कि जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ। तो जन्म 1900 में हुआ था, 1902 में, और 1900 के अंदर ही उनका मृत्यु हो गया था। तो 1989 में जो हुआ उनका निधन हो गया था। आगे है जन्म स्थान, सिताब दियारा गांव। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उनका जन्म स्थान कहाँ है। तो सिताब दियारा गांव में जन्म स्थान है। माता पिता का नाम, माता का नाम है फूल रानी तथा पिता का नाम है हर्षु दयाल। तो इसमें जो माता पिता का नाम है, मम्मी का नाम है फूल रानी और पिता का नाम है हर्षु दयाल। तो अब जानते हैं इनका शिक्षा के बारे में। बेसिक जानकारी हो गई। जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। इनका जो निधन हुआ था वह हुआ था 8 अक्टूबर 1989, 79 में हुआ था इनका निधन। इनका जो निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जो है वह सिताब दियारा गांव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। माता पिता का नाम है, माता का नाम है फूल रानी और पिता का नाम है हर्षु दयाल। अब हम लोग शिक्षा के बारे में देखते हैं। तो इनका जो शिक्षा हुआ था शुरुआती तौर पे वो घर पे थे। आगे की जो शिक्षा के लिए वो पटना कॉलेज में गए। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। सबसे पहले उनकी जो शिक्षा की शुरुआत हुई वो घर से हुई। आरंभ में जो शिक्षा ग्रहण किए वो घर में किए। बाद में फिर वह पटना कॉलेजिएट में चले गए और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इससे आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है उसमें
ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, माँ की अस्वस्थता यानी उनके हेल्थ खराब होने के कारण उन्होंने पीएचडी नहीं कर पाए। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे आगे हम। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन शिक्षा के बारे में हो गया कि शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले यानी जब उनकी शिक्षा की शुरुआत हुई तो घर से शुरू हुई, बाद में फिर पटना कॉलेज में गए और 1922 में अमेरिका चले गए। किसके लिए? शिक्षा प्राप्ति के लिए। और उनकी माँ की हेल्थ खराब होने की वजह से वो वापस चले आए, पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाए। राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने जब राजनीतिक जीवन में कदम रखा तो वो सन था यानी वो वर्ष था 1929 में। और किस में शामिल हुए, किस दल में शामिल हुए? तो कांग्रेस दल में शामिल हुए। आगे देखते हैं। 1932 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए? तो 1932 ईस्वी में। ये भी लाइन याद रखिएगा। जेल से निकलकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1943 में पुनः जेल गए। मतलब जेल से निकलने के बाद कांग्रेस सोसाइटी का गठन किया 1939 और 1943 में। और जेल गए, उसके बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। 1952 में जो प्रजा सोशलिस्ट थे उनका गठन किया। और 1954 में विनोबा भावे के समुदाय आंदोलन के मतलब 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। फिर आगे 1954 में विनोबा भावे के समुदाय आंदोलन के जुड़े 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ से 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो चाहे आप नोट कर सकते हैं या फिर इसे माइंड में बैठा लीजिए। तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। आपातकाल के दौरान जेल गए। इसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ। तो अब राजनीतिक जीवन हो चुका है। राजनीतिक जीवन में इन्होंने सबसे पहले 1929 में राजनीतिक जीवन में मतलब प्रवेश किए। और सबसे पहले जो दल था उनका जो अपना दल वो जो सिलेक्ट किए थे वह कांग्रेस थे। और कांग्रेस में 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल जाना पड़ा उन्हें। जेल जाने के बाद बहुत सारे प्रोसेस हुए, लेकिन उसमें जो खास बात था वो था 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व। तो 1974 में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। अब हम लोग देखते हैं कृतियाँ। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, ये थी इनकी कृतियाँ। ये इम्पोर्टेंट भी है, आप चाहे याद भी कर सकते हैं या फिर इसे बस एक दो बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अब इनको देखते हैं सम्मान। तो सम्मान में 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान, मतलब सम्मान 1965 में भी एक सम्मान मिला और 1998 में उनके मृत्यु के बाद भी सम्मान मिला, जो कि भारत रत्न है। तो उनके जीवित रहते वक्त जो सम्मान मिला था वो था समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। लेकिन उनके मृत्यु के बाद एक और मतलब सम्मान मिला था 1998 में, भारत रत्न। तो बढ़ते आगे, सम्मान के बारे में भी हो चुके हैं। अब हम लोग पाठ का परिचय देखते हैं। तो आइए देखते हैं और याद रखिएगा, फिर से एक बार और रिवाइज करते हैं। संपूर्ण क्रांति चैप्टर नंबर 3 है और इसका जो लेखक है वह है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान है सीताबदियारा गाँव, यूपी। और माता पिता का नाम है, मम्मी का नाम है फूल रानी और पिता का नाम है हर्षु दयाल। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड होना चाहिए था। इसकी पत्नी का जो नाम है वो हो जाएगा प्रभावती देवी। प्रभावती। जयप्रकाश नारायण के जो पत्नी थे उनका जो नाम था वह था प्रभावती देवी। ये इसमें छूट गया है तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग।
तो बढ़ते हैं आगे। अब शिक्षा था तो शुरुआत में इनकी जो शिक्षा मिली थी वह मिली थी घर से। फिर इन्होंने बाद में पटना यूनिवर्सिटी में पटना कॉलेज में एडमिशन लिए और जब वहाँ भी शिक्षा प्राप्त कर लिए तो 1922 में वो अमेरिका चले गए शिक्षा प्राप्ति के लिए, लेकिन पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं और इनकी पत्नी के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो जयप्रकाश नारायण का जो पत्नी का नाम था वह था प्रभावती देवी, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। और इनके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो ये प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। कॉपी में नोट कर लीजिए, ये जो थी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हालांकि वैसा इसका कोई महत्व है नहीं, फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए रख सकते हैं। और इनका जयप्रकाश नारायण को जो बचपन में प्यार से जो बुलाता था वो बाउल कह के बुलाता था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है इसलिए बताते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं बचपन का नेम है ये बाउल, क्योंकि जैसे किसी कोई भी इंसान को अभी के आप अपने घर में या अपने चारों ओर सोसाइटी में देखें तो बहुत सारे लोग हैं। कोई राम नाम का एक बच्चा होता है, उसकी मम्मी प्यार से उसे बुलाती है बिट्टू। बहुत सारे लड़कियों को मम्मी काजल कह के बुलाती है। तो मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन प्यार से बोलने का जो मम्मी पापा जो प्यार से बुलाते हैं वो बात अलग होता है। तो इनका जो बचपन का नाम था वो बाउल था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हो गए। जेपी यानी जयप्रकाश नारायण अपनी जन्म पक्षता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। और ये क्वेश्चन कई बार जीके में भी पूछा गया है कि लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो याद रखिएगा, इन सब ऑब्जेक्टिव का तो थोड़ा बहुत तैयारी हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग चैप्टर में ऐसा है क्या देखते हैं। तो आइए पाठ परिचय करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पाठ परिचय देखते हैं। तो आप लोग अपना अपना बुक खोल लीजिए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो शो कर रहा है वो है क्या, वो शॉर्टली है, वो बाद में पढ़ के बता देंगे है क्या। तो चलिए चैप्टर आप अपना बुक खोल लीजिए। तो हम लोग पूरा देखते हैं है क्या। संपूर्ण क्रांति के अंदर बहुत बड़ा भाषण हो सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट में और शुरुआत में, बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों। ये जो शुरुआत में जो स्टेज पे जाता है तो बोलता है हेलो, स्वागत है आप सभी का, जो भी हो। तो वही हेडिंग है ये। अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उसका था, सुनना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुनने दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियाँ और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है। इससे हृदय भर उठा। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सभी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का अपने जो किया है मैं देखता हूँ। तालियां तालियां, हर गीत न बजाए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। तो ये जो बोल रहा है ये सब बोल कौन रहा है? लेखक बोल रहा है। मतलब शुरुआत में वो बिहार के बारे, मतलब जो आंदोलन शुरुआत करने से पहले जो जो प्रोसेस इन्होंने किया, वो जो मतलब आ रहे थे तब सबसे पहले उन्होंने कहाँ मिला? ईश्वर अय्यर अपने दोस्त से मिला। ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे और वहाँ पे गंगू बाबू मिले जो कि उनके साथ ही रहते थे। वहाँ पे जो दिनकर जी थे उनको बहुत खुश दिखे।
तो ये सब जो है ये सब लेखक बोल रहा है। अब मेरे मुंह में आपका हुक्कार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूँगा वो विचार हंकुआरों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा। तो ये सब जो बोल रहे हैं वो लेखक बोल रहे हैं कि एक जब आंदोलन किया जाता है तब आपको बलिदान से नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, डरना नहीं होगा। और ये मत सोचिए कि ये सब हो गया तो जेल नहीं जाएंगे, ये वो सब सोचना होगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल फौजी लोग अपना सर पे कफन बांध के रहते हैं कि कब क्या हो जाए, उन लोगों को डर नहीं लगता। सेम वही चीज़ होना चाहिए। आंदोलन उठा लिए और लाठी से डर रहे, ये सब नहीं होना चाहिए। जमुने की कुर्कियाँ होगी, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। लेखक बोलते हैं यह एक क्रांति है, लेकिन ये क्रांति है क्या? तो ये संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, संपूर्ण क्रांति है क्या? तो संपूर्ण क्रांति जो है वह एक भाषण है, याद रखिएगा। जैसे कि बातचीत जो चैप्टर है वह है क्या? एकांकी था, तो वैसे ही ये एक भाषण है। वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो कि चैप्टर नंबर 3 से उठते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये किसने कहा था? तो ये जो कहा है वह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ये किससे कहा है? ये देश की जनता से कहा है। यह स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियाँ दी, जिनके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांति सभी गोली का निशाना बने या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेल में भर्ती रही है, लेकिन आज 48 वर्ष के बाद का जो स्वराज है उसमें जनता करा रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम की जनता का निकालता है बगैर रिश्वत दिए। कोई भी काम, जनता का जो कोई काम कराना होता है तो बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना, उसके सामने जहाँ भी हो, रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता है। हाँ, ये बात सही बात है। अगर आपको बैंक में कोई चीज़ पास कराना है तो घूस कराइए, टिकट लेना है जल्दी में तो घूस दीजिए, आपको पढ़ाई करना है, डॉक्टर बनना है तो उसमें भी घूस दीजिए। तो हर जगह बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। हर प्रकार के अन्यायों के नीचे जनता दब रही है, शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन का नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है, गुलामी की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन एक गुलामी की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा पाकर दर दर का ठोकरे खाना नौकरी के लिए, नौकरियां मिलती ही नहीं है। दिन का दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, दिन पर दिन जो बेरोजगारी है वो बढ़ती जा रही है। गरीब को बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीब हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ती है पिछले वर्षों में। ये सब जो है वो लेखक बोल रहे हैं जनता को कि हर एक जो यहाँ पे जो काम होता है वो बिना घूस के तो होता ही नहीं है। और हम लोग नारा लगाते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हर बार वो गरीबी और बढ़ते जाता है, क्योंकि लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, मतलब शिक्षा पाकर के भी कुछ भी करने लायक ही नहीं है, हर जगह घूस चलता है। तो इन सब में जनता क्या करेगा? तो मित्रों, आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए। बड़े हृदय ग्रही थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका
जो कि है इंडिया एक्सप्रेस के मालिक। ये जो रामनाथ जी गोयका है वह इंडिया एक्सप्रेस के मालिक है। उनके घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में विलिंगडन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं, ये हॉस्पिटल का नाम है विलिंगडन नर्सिंग होम। और ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। ये जो थे रामनाथ जी गोयनिका, इनको दिल का दौरा पड़ा तो 3 मिनट में किस हॉस्पिटल में लेके गया? विलिंगडन नर्सिंग होम। वहाँ पे सारा इंतजाम था, वहाँ पर ले गया। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। ये सब पटना के बारे में बोला जा रहा है। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। दिनकर जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनको जो 3 मिनट में हॉस्पिटल लेके गया वो था रामनाथ जी गोयका। और 3 मिनट में उन्होंने विलिंगडन नर्सिंग होम में पहुंचाए। लेकिन वहां पर जाने के बाद बहुत सारे डॉक्टर अलग अलग तरह के औजार लिए खड़े थे, लेकिन किसी ने भी दिनकर जी का हार्ट को जिंदा नहीं कर पाया। उसी रात दिनकर जी का निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उसकी यह कविता सुनने। उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे दो मित्रों की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, आज के जुलूस का, आज के इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द में अंगार होता। अब ये बेनीपुरी जी के बारे में बोल रहे कि उनका जो लेखक आता है उसमें जो जोश होता है, उसमें जो ये किसी को मतलब अगर किसी को कोई चीज़ फील कराना होता है तो वो आसानी से करा देते थे। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत में नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों के लिए साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है प्रारंभ हो गया है, वह कविता इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती है। लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी न बेनीपुरी जी। दिनकर जी का तो दिल का दौरा पड़ गया तो वो मृत्यु हो गया उसी रात, लेकिन बेनीपुरी जी उनसे पहले गए थे। तो ये दोनों ही नहीं है आज के नर और नारियों में उत्साहित जगाने के लिए, मतलब उनको नया मार्गदर्शन देने के लिए वो जिंदा नहीं है। ये लेखक बोल रहे हैं हम लोगों से। अब आगे देखते हैं। तो मित्रों, ये स्मृति जगी है और इनका भार हृदय पर है। ये सब जो स्मृति जगी है तो इनका भार कहाँ गया? दिल पे। मैं तो थक गया हूँ, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ गई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरह से मांग करके नहीं लिया है। ये जो जिम्मेदारी है वो अपनी तरह से मांग करके नहीं लिया है, इन्हें किसी और ने सौंपा है। तरुणों से छात्रों के बराबर कहता हूँ, जब पहला हमने आह्वान किया था थूक फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता रहा हूँ, संचालन समिति में बहस करता रहता हूँ। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह लीजिए। ये सब लेखक बोल रहे हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी हो गए हैं। सही बात है, हमसे जो मतलब बूढ़े हो गए हैं वो लोग या फिर हम लोग खुद बोलते हैं कि हम लोग न्यू जनरेशन है, आप लोग ओल्ड जनरेशन है, ये खुद बोलते हैं। तो ये सब लेखक बोल रहे हैं हम लोगों से, ये अपना फीलिंग बता रहे हैं। आज नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य उसके हाथों में है, उत्साह है, उसके अंदर शक्ति है और आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। ये लेखक बोल रहे हैं छात्रों से, नई पीढ़ी से, नए जनरेशन से। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन में काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। मैं टालता रहा, लेकिन अंत में बेल्लोर जाते समय मैंने अपने आग्रह को स्वीकार किया। मतलब ये जो वेल्लोर जा रहे थे तब उस समय इन्होंने इसको स्वीकार किया, लेकिन ये सब छात्रों के कहने पे किया
कि नेतृत्व करिए, सलाह देने से कुछ नहीं होता है। आगे है, स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया कि अपनी अयोग्यता का और नम्रतापूर्वक यह स्वीकार किया, परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करके पीछे से क्या करना है जयप्रकाश नारायण, तुम्हें तो इस नेतृत्व को कल में छोड़ देना चाहूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। ये सब जो है वह छात्र लेखक से बोल रहे हैं। छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उसमें बहस करूँगा, ये लेखक बोल रहे हैं। मैं समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूँगा, आपकी बात स्वीकार करूँगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इन फैसलों को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा। तब तो इस नेतृत्व कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण, इनका कोई मतलब होगा। यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस में झगड़ों में, बहसों में पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा मिलेगा। ये लेखक बोल रहे हैं उन छात्रों से। तो आगे देखते हैं, बहुत दिनों में सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 में जनवरी के महीने में इस पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था। लेखक जो है 1921 में जो पटना कॉलेज है उसमें ISC यानी इंटर के विद्यार्थी थे। हमारे निकट के साथी थे, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उस समय के विद्यार्थी में, और हम सब ने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता, चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था। जो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या फिर मित्र या जो कहिए, मथुरा बाबू उसके जामाता बाबू फूलदेव सहाय वर्मा थे। उसके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उसके कुछ सीखो। ये जो लेखक थे वो साइंस के स्टूडेंट थे और इन्हें मतलब छात्रवृत्ति मिलता था, लेकिन मतलब इनके जो दोस्त थे या फिर उन्हें मित्र कहिए, मंत्री कहिए, सचिव कहिए, जो भी कहिए, वो राजेंद्र बाबू थे। उन्होंने इन्हें फूलदेव सहाय वर्मा के पास भेज दिया और उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी में जाइए, प्रयोगशाला में, और कुछ प्रयोग करो और कुछ सीखो। महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी ऐड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था। मतलब ये जो विश्वविद्यालय था, हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय जी, मतलब उनके लिए बहुत उनके अंदर इज्जत थी लेखक के अंदर। तो लेखक जो मदन मोहन मालवीय था वो हिंदू विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन करा दिया। इनका मतलब उनका इच्छा नहीं था कि वहाँ हम जाए, फिर उनके लिए जाना पड़ा। तो मैंने किसी विद्यालय में नहीं गए। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, ISC की। पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव का भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। जब ये मतलब हाई स्कूल में थे तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में। तो अब उनको अमेरिका जाने का शौक जगा। तो कोई धनी घर था नहीं जो वो जा सके अमेरिका, तो थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए। नॉन ग्रेजुएटेड अफसर थे। उनके जो पिता थे वो नॉन ग्रेजुएटेड अफसर थे। उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। मेरा इच्छा था कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन को तो गिराव पर आ गया है, चढ़ाव पर था, उतार चुका हूँ। इस बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं। ये कौन सोच रहा है? ये लेखक सोच रहे हैं कि मेरे पापा तो इतना अमीर है नहीं, तो कहाँ से
मतलब जा सके, लेकिन उन्होंने सुने थे कि अमेरिका में काम करके भी पढ़ाई होता है। तो इन बीच हम चले जाए, आंदोलन तो अभी शुरू हुआ नहीं, ये बीच में है, न गिरा है न उठा है, बीच में है, तो आ सकते हो उतने देर में। इसलिए अमेरिका गए। कुछ लोग तो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से मुझे आज वर्षों से गालियाँ देते रहे हैं। कितने गालियाँ मुझे दी है, चूँकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने अमेरिका का दलाल बना हूँ। उन्हें बहुत सारा नाम दिया गया अमेरिका जाने के बाद। तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अमेरिका का दलाल। ये अमेरिका के दलाल के नाम से भी फेमस हुए। निक्सन को तो दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए गए। ये नारे जो था, निक्सन को तो दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारा लगाया गया। मित्रों, अमेरिका के बागवानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के फैक्ट्रियों में काम किया, जहाँ जानवर मरे जाते हैं उन कनखारों में भी काम किया। ये अमेरिका पढ़ने गए तो वहाँ भी बहुत सारे काम किए, बागवानों में, कारखानों में, लोहा का फैक्ट्री में, जहाँ जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में भी काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना पैसा कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। इस कोठरी में कई आदमी मिलकर रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्तरां में, यानी रास्ते में, होटल में, या तो बर्तन धोया या फिर वेटर का काम किया, तो रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बार बार 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, तो एक चारपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। इतवार के दिन यानी रविवार के दिन या कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़कर जूते साफ करने का काम सुई साइल पार्लर में उसे करके कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहाँ जब भी पास किया तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया, डिपार्टमेंट का ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछे मेरा इतिहास, ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। तो दोस्तों, जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए तो उनकी बहुत गरीबी हालत थी। तो वहाँ जाने के बाद वो मतलब एक सस्ते से रूम लिए, जिसमें एक वो रहते थे और 2-3 अमेरिकन लड़का रहता था। अब सस्ते में तो आ गए, लेकिन कुछ किराया होगा, उसके लिए उन्होंने रास्ते पे काम करते थे, होटल में काम करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, बर्तन धोते थे, वेटर का काम करते थे, इन सब से पैसा अर्न करते थे। जब उनको गर्मी ऐसे कोई वैकेंसी का छुट्टी मिलता था उसमें, और हर रविवार को मतलब जूता पॉलिश करते थे, बर्तन धोते थे, वेटर का काम करके मतलब सुबह और शाम का खाना का पैसा निकाल ही लेते थे। इन सब में उन्होंने बहुत कठिनाई झेली और तब जाके BM पास किया। BM पास करने के बाद उनको स्कॉलरशिप मिल गया, तो वो सब काम छोड़कर वो बच्चों को पढ़ाने लगे और इनके बाद इनकी जीवन की अच्छी शुरुआत हुई। अब आगे देखते हैं। अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वह लेनिन का ज़माना था। वह ट्रस्टकी का ज़माना था। 1924 में लेनिन मरे थे। 1924 में लेनिन मर गए थे और 1924 में मैं मार्क्सवादी बना। इन्हें मार्क्सवादी भी बनना पड़ा, तो याद रखिएगा। और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रिएक्शन
टेलर था, दर्जी था, उनके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहाँ से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिटी बनकर लौटा था। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, कम्युनिटी पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिटी है, उसके हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग रखना चाहिए। ये जो है, ये सब बात लेनिन से सीखे थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। इसलिए इन्होंने मार्क्सवादी बने और कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल नहीं हुए, ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में दाखिल रहे हैं। आगे है, यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व जिनको मार्क्सवादी भाषण में बुर्जुआ क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उनका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिटी को अलग नहीं रहना चाहिए। आगे देखते हैं। पहली बात तो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए कि वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे। ये जो बोल रहा है वो लेखक बोल रहे हैं हम सबसे कि आज से पहले जो मतलब नोट किए थे वो कि सरकार के बारे में, वो 3 दिन बाद हुआ था। गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उनके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, वह बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी ने नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। मतलब दीक्षित जो थे वह डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इसमें किसी को कोई अधिकार नहीं जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं। वहीं कहीं पैदल आ रहे हैं तो कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेल से आ रहे हैं तो कोई ट्रक भर कर आ रहे हैं, डीजल अपना खरीद करके आ रहे हैं, तो कोई जो है जहाँ तहाँ रोका है, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है। अनायास का कोई कारण नहीं है और यहाँ हमसे आकर के सब मीठा मीठा बातें करते हैं। इसमें जिद की इस बात, रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा। इसमें यह खतरा है कि वह खतरा है, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलाने पड़े, तो मैंने जो कहा वह इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। तो इसमें जो है वह बहुत सारा प्रोसेस हुआ। मतलब अमेरिका से आने के बाद बहुत सारे लोग इनसे मिलने आए, लेकिन दीक्षित जी के नीचे जो बहुत सारे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते थे, उसके बाद जो है वह शांतिमय प्रदर्शन हुआ। हर जगह से लोग आने लगे, छात्र, किसान, मजदूर, मध्य वर्ग के लोग। कहीं कोई पैदल आ रहे, कोई बस से आ रहे, कोई ट्रक से आ रहे, कोई ट्रेन से आ रहे, तो बहुत सारे लोग आए। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इसमें जो जयप्रकाश नारायण को अच्छा नहीं लगा, वो ये लगा कि उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमें जेल तोड़ना पड़े, हो सकता है गोली चलानी पड़े। तो इनके लिए जेपी जी सहमत नहीं थे। आगे देखते हैं, आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है। जेपी जी का कहना है कि आंदोलन जो हो रहा है वो किसी और विषय से हो रहा है। बीच में यह डाइवर्शन हो जाए तो रास्ता भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। अगर बीच में गोली चलने लगे तो पूरा जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा। तो चलिए, जो आप कहते हैं वही मान लेता हूँ। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर क्यों आ गए? हालांकि वे उन लड़कों के लिए आए और एक दूसरे बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारे छात्र संघर्ष समिति के वहाँ जेल में है, उसको जुलूस दिखाने के लिए आए। मैं नहीं जानता हूँ कि अंग्रेज सरकार के ज़माने में इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो, लेकिन रेलों के उतार दिए गए, बसों के उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनको उतार दिए गए अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट आपके खबरों में पढ़ी होगी, मुजफ्फरपुर का जो रिपोर्ट था आपने खबरों में पढ़ी होगी। सारे डिवीज़न में क्या क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं,
ये सब मतलब लेखक बोल रहे हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की जनता अधिकार नहीं हो जहाँ भी चाहे शांतिपूर्वक सभा करे अपनी। ये सब इसमें ये सब यही बात है लेखक बोल रहे हैं। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने हमसे कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा। मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ये एक पुलिस का कोई अधिकारी था, ये बोला उनके पास आकर के। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोच रखते तो जयप्रकाश के लिए यह सारा क्यों होता है? तो इसके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता के हड़बड़ाते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि है, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? ये सब सवाल उठते हैं और लोगों के बीच में और जयप्रकाश नारायण के बीच में। तो चलिए इस सब में यही बात है, आगे देखते हैं। अब नीचे आ जाते हैं। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पे बुरा होगा। तो मैं भी समझता हूँ। अब जरा अपने को बांध के बोलूँगा। अभी हाल में मैं विल्लोर में था तो मेरे पास परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन तो चला था। उन्होंने वहाँ अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे उनकी स्थापना की थी। उन्होंने उनके ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी गई पर मैंने अपनी प्रशंसा करूँगा अपने बारे में। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह कठोर होती है, चाहे हम कहीं रहे ठोस रहती है। उनके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। ये लेखक जो बोल रहे दीक्षित जी और एक और दोस्त था, क्या था, उमाशंकर, इनके बीच के बारे में बोल रहे हैं। तो आगे देखते हैं। कुछ ऐसे मित्र हैं जिसमें भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी जी में कुछ मेल मिलाप हो, ये चाह रहे हैं। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, ये बार बार बोल रहे हैं, चाहे वह इंदिरा जी हो या फिर कोई और। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूँगा अपनी अकल के मुताबिक। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह ज़रूरत होती थी हम लोगों की। बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते बापू का यह बात, और बापू की इतनी महानता थी कि मतलब बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे और हम लोग समझते भी थे। उनकी यह आलोचना की मैंने बहुत इज्जत करते थे। उस जमाने में मैं घोर मार्क्सवादी था। बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बने। बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आ गया और बिहार में सर्वोदय में आ गए, वो जो है बिहार में है। जवाहरलाल जी एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, बहुत प्रेम करते थे उनसे। पता नहीं क्यों मुझे यह मानते थे बहुत। मैं बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन कई कटु आलोचना करता था। मैं भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने
हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया, मैं मानता हूँ कि सख्त भाषण मैंने प्रयोग किया, उस पर बहुत नाराज हुए होंगे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ कहा, उन्होंने मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार ही दिया कि वह गलत काम किया है। इसके कश्मीर के सवालों को हल करने के लिए दिक्कत होगी। थोड़ी ही दिनों के बाद 18 महीने में वे चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। थोड़ी ही दिन के बाद मतलब लगभग 18 महीने के बाद लाल बहादुर जी चल बसे। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है वो जवाहरलाल नेहरू के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर रिएक्शंस आए। जवाहरलाल नेहरू ने परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उन्होंने मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। तो मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ। मैंने उन समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल नेहरू जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय में ऐसी चोट लगी, 2 बरस में चल बसे। ये चीन ने धोखा दिया तो वो चल बसे 2 साल के बाद ही, ऐसा उनको तकलीफ हुआ। संभल नहीं सकते, ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, जो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उन्होंने अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उनका मतभेद। अब एक बात ले लीजिए, उससे चलते बहुत ज़्यादा अड़पस राजनीति नहीं है। वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए का चुनाव में खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों के पास मार्केटियर लोगों से अपना इकट्ठा करेंगे। इनकाउंटेंट मानेंगे करोड़ रुपए जिनका कोई हिसाब नहीं है, कोई किताब नहीं है। आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई, इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आप गरीबी उम्मीदवार खड़ा हो सके तो मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, तो गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह उनकी उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई? ये सब लेखक बोल रहे हैं जनता से कि कोई नहीं सुनता। प्रेस रिपोर्ट से पता चलता है कि इस आंदोलन के दौरान मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। ये प्रेस रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है। दलविहीन लोकतंत्र संदर्भ विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहता हूँ, और ग्राम सभाओं के आधार पर दलहीन प्रतिनिधि स्थापित हो सके, इसका प्रत्ययन भी करता हूँ। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया, सच में नहीं किया। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेष बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिटी भाइयों का भ्रम प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद का लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों से है। ये जो है बहुत सारे अफवाह फैलाए गए इनके लिए कि ये बुद्धि जीवन का नॉलेज बांट रहा है, ये पुराने सोच का है, ये वो। तो इनके सफाई में बस एक ही लाइन बोले कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिन के मूल उद्देश्य यानी उनके मूल पॉइंट या फिर मार्गदर्शन पे चलता है, सिर्फ यही बोले। यद्यपि उस उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा। ये कौन बोल रहा है? मार्क्सवाद के अनुसार बोला जा रहा है कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। ये मार्क्सवाद के उद्देश्य है। वह समाज उद्देश्य के लोकतांत्रिक होगा, बल्कि
बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चित ही दलविहीन होगा। ये सब मार्क्सवाद का उद्देश्य है। जब स्टेटलेट सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होता है। आश्चर्य की यह बात है कि कम्युनिटी बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। दुख की तो ये बात है कि जो कम्युनिटी में जो बंधु लोग हैं, मतलब जो लोग हैं, वो इन सिद्धांत पर मतलब खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आगे है, जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है कि मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न संदर्भ सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा। तो इससे कोई कल्पना नहीं है कि ये दलविहीन लोकतंत्र पैदा ही करेंगे। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे। 6 महीने या फिर 1 वर्ष में फिर से चुनाव होगा, जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन के संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून या नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसे कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी है कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों में मैंने कई बार दिया है। उसे समझाने के लिए कोशिश थोड़ी ही लोगों ने की है। लेखक बोल रहे कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कई बार दिया है, लेकिन इसको समझने की कोशिश कुछ ही लोग किए हैं। इसके लिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पोस्ट कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चुनिए नई ढंग का है, जो घिसे पिछले राजनीतिक चिंतन से भिन्न है। मतलब घिसे पिटे जो राजनीतिक में खड़े होते हैं उससे बहुत अलग है। आगे दिया हुआ 1 मिनट। इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन का संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसमें बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनताओं का आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है, मतलब गलत उपयोग कर रहा है ये आदमी। ये सब समाज, सोसाइटी, जनता के बीच में शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना संक्षेप में यह है कि आज परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करें। आगे है, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कर्मियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो इसमें बोला गया है कि हर एक इंसान को मतलब मत देने का अधिकार होना चाहिए। और अगर एक एग्जाम्पल ले ले रियल लाइफ में, भाषण को छोड़ करके बाहर आते हैं हम लोग, तो अभी 18 वर्ष के जो ऊपर होते हैं उन्हें मतदान देना ज़रूरी होता है। और जब वो मतदान देते हैं तो किसी को मतलब ये नहीं कि उनका अंदर ये है वो है, वो अपने खुद सोचते हैं कि कैसा नेता होना चाहिए हमारे जीवन में, तो वो अपने बेसिस पे उनको देते हैं। और वहाँ देते हैं, वहाँ कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ अकेले अंदर जाते हैं और उनको जो माइंड में है वो दे करके आते हैं। तो वही इनका कहना है कि हर एक इंसान को अपना मत देना चाहिए और इसमें मतलब कोई ये नहीं हो, दबाव नहीं हो, सिर्फ मतलब जो उनको सिलेक्ट करना है वो खुद करें। ये मतलब जयप्रकाश नारायण का कहना है। तो आगे देखते हैं, अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों को लोकतंत्र समाज में प्रतिपादित शक्ति है, यानी एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती हैं। ये सब कहा जा रहा है, इसमें यही सब है। आगे लास्ट
लास्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। एक सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियों छात्रों की जनता की बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन में संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम जो है समाज में हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष का है। मतलब इनका जो कहना है कि मतलब जो भी है, जो काम है समाज का, वो अन्याय मतलब न्याय को रोकना होगा, मतलब नीति को या अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा, अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा, अनीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। और इस प्रकार से समितियों के लिए एक बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। हर एक समिति के लिए जो नेता उस समाज में खड़े हो रहे हैं, उस नेता को अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा और अनीति के विरोध होना होगा। गांव के छोटे अफसर या कर्मचारी, चाहे वो पुलिस में हो या किसी प्रकार के जो घूसखोरी करते हैं, खिलाफ संघर्ष करना होगा, उनके खिलाफ संघर्ष करना। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेईमानी या फर्जी बंदोबस्तियों की है, उनके भी विरोध समितियां करनी होगी और दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करनी होगी। गांव के तरह तरह अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि समितियों के इन सब को रोकना होगा। जनता या छात्रों के निर्दलीय संघर्ष समिति अस्थायी रूप से कायम रहेगी, मतलब केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अर्थात चाहे अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहेगी। ये सब लेखक बोल रहे हैं कि एक समाज में जो नेता आए तो वो अन्याय के खिलाफ लड़े, अनीति के विरोध जाए, वहाँ पे पुलिस हो, डॉक्टर हो, एनीथिंग जो बड़े पोस्ट पे हो और जो घूसखोरी करते हैं उनको रोकना होगा। बड़े बड़े किसान किसी का ज़मीन हड़प लेते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको रोकना होगा। एक स्वच्छ और साफ समाज बनाना होगा जहाँ पे कोई अन्याय नहीं, कोई विरोध नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सब अच्छे काम करे और उसे अच्छी तरह से संभाले, वैसा नेता होना चाहिए। तो आज के चैप्टर में यही था। तो ये सब शॉर्ट में है, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं रोक करके। तो आज का चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको खुद माइंड में होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी 3-4 क्वेश्चन है और नेक्स्ट सेशन में लाया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? ये बाद में मैंने बताया था, तो वो है प्रभावती देवी, जयप्रकाश नारायण की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, प्रभावती जी किनकी पुत्री थी? तो ये भी मैंने बताया था कि ब्रज किशोर प्रसाद की पत्नी है, ये जो है प्रभावती देवी जो है सो। तो ये 3 क्वेश्चन है, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो बताते जाइए। फोर्थ क्वेश्चन है, जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो घर से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिए? तो उन्होंने जो प्रथम स्कूल में दाखिला लिए वो पटना कॉलेजिएट में थे। तो ऑप्शन ए राइट है। सोचिए मतलब रिवीजन, मतलब उनके बारे में जानने के बाद कितना क्या बोल सकते हैं, कितना आसानी से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं इस चैप्टर का। तो देख लीजिए, ये रिवीजन के लिए लाया गया था। कुछ हम लोग मतलब खाली स्थान वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या जाता है इसमें। तो जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो घर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर आप इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। एक तो बता दिए, बाकी बचा आप लोग के पास 5। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, या अगर आप लोग इसका आंसर नहीं बता पाएंगे तो फिर हम कमेंट में इसका आंसर दे देंगे। तो ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसमें क्वेश्चन जो है दूसरा है, जयप्रकाश जी को बिहार में हिंदी के वर्तमान किसी विषयक निबंध पर डैश पुरस्कार मिला? और यहाँ पे अमेरिका में कैलिफोर्निया, बर्कले, विस्कन्सिन, मेडिसन आदि संस्थाओं में क्या ग्रहण करना पड़ा? अमेरिका में जेपी ने मार्क्सवाद और डैश की शिक्षा ग्रहण की। ये सब है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, जेपी जी मार डैश के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। और लास्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश जी के पुरस्कार का नाम क्या था? यानी बचपन
में उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था? तो आप इनका आंसर बता दीजिएगा कमेंट पे। अगर आप लोग से नहीं हो पाएगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा कि इनका आंसर नहीं दे पाए, आप इसका आंसर बता दीजिए तो हम इनका आंसर बता देंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों आप लोग को ये सेशन पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बिस्मिल्लाह, धन्यवाद।